हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट, जिसमें हम यूनिट 2 पे आ गए थे। पिछले वीडियो तक में हमने यूनिट 2 पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर के बारे में और जुडिशरी भी टच करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? और डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई, प्रधानमंत्री को तो हर कोई जानता है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी फिलहाल में। और प्रधानमंत्री की जो पोजीशन होती है वो देश की सबसे हाईएस्ट ऑफिस है। हाईएस्ट ऑफिस इन द सेंस, इन द टर्म्स ऑफ पावर। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिस ऑफ दिस कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंट्री। सरकार का जो होता है वो हेड होता है, मतलब जो भी हमारी सरकार आती है 5 साल की, तो उसके जो पूरी सरकार के जो हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट, he is appointed by the president of India after the political party wins a general election and nominates a candidate for the post। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शंस होंगे अगले साल, जैसे 2024 में इलेक्शंस होंगे, वहां पर हम अपने एमपीज को चुनेंगे अपने अपने एरिया से। जो एमपीज सारे चुन करके आएंगे, तो जो पार्टी मेजोरिटी, जिस पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा वोट जीते होंगे, वो पार्टी विनर डिक्लेयर होगी। अब उन विनर एमपीज में से वो लोग कोई एक ऐसा बंदा चुनेंगे जो उनका प्रधानमंत्री होगा, मतलब जो उनका नेतृत्व करेगा और वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो जो प्रधानमंत्री ये लोग चुन के बताएंगे, फिर ये जो नाम बताएंगे, ये प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे, मतलब ओथ लेंगे, जैसे होता है शपथ। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। तो मैंने वही बताया था पिछले वीडियो में भी, जब हम लोग प्रेसिडेंट के पावर्स को डिस्कस कर रहे थे, कि अपॉइंटमेंट मतलब शपथ सब प्रेसिडेंट दिलाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट वो चुन रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनमें से प्रेसिडेंट सिर्फ उनको अपॉइंट कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स आप बस इतने समझिए कि वो एक डायलॉग है कि बोल हम रहे हैं पर शब्द, बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। तो शब्द इनके होते हैं, इनके और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और जो हस्ताक्षर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के होते हैं। नेक्स्ट, द लीडर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी इज हेंस अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी लीडर होता है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पहला क्या है? लीडर ऑफ द कंट्री। वो पूरे देश के लीडर हैं, नेतृत्व करते हैं, इज द चीफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक। पोर्टफोलियो लोकेशन, पोर्टफोलियो जैसे आपके कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआरडी हो गई। तमाम तरह की ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रीज है जो कैबिनेट होती है, तो उसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो। सो ये कौन डिसाइड करता है कि किस कौन सा मंत्रालय किसको दिलाएगा? तो ये प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, हैज द अथॉरिटी टू असाइन रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर। कि किसके जैसे हमारे होम मिनिस्टर है वो अमित शाह, डिफेंस है राजनाथ सिंह, फाइनेंस है निर्मला सीतारमन। तो ये कौन डिसाइड किया कि कौन सा पोर्टफोलियो कौन संभालेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री डिसाइड किए। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। अब ये सारे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मतलब एक बहुत ही, जैसे कैबिनेट का लोकल मीनिंग क्या है कि एक छोटा एरिया, मतलब नीश एरिया। नीश का मतलब है कि चुनिंदा लोग, तो उनको कहा जाता है कैबिनेट। और कैबिनेट के भी जो पूरा हेड रहते हैं, मतलब चेयरमैन रहते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। सो पीएम इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड कंडक्ट्स द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। ठीक। he can impose his decision if there is a crucial opinion difference and conflict among the members। मतलब अगर कोई भी वाद विवाद हुआ मेंबर्स में आपस के बीच, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी जो डिसीजन है वो बता सकते हैं, उनको उसका पूरा अधिकार है।
Next is official representative of the country. PM represents the country for high level international meetings and he is the ambassador of the country. कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, कुछ भी, तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन हमारे कंट्री का पीएम करते हैं. नेक्स्ट, द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का जो लिंक है वो कौन पूरा करता है? पीएम. कैसे? द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट. He communicates all decisions of the cabinet to the president, which is related to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation. मतलब कैबिनेट में जो भी डिस्कशन होता है, जो भी डिसीजन होता है, वो पीएम कन्वे करते हैं प्रेसिडेंट को. मतलब प्रेसिडेंट को एक तरह से बताते हैं. ऑफिशियली ये रूल है. विच इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें. नेक्स्ट, द हेड. PM is the head of any organization and programs like Nuclear Command Authority, Niti Aayog, Appointments Committee of the Cabinet, Department of Atomic Energy, Department of Space, Personal Public Grievances. ये सारे नाम आप कभी ना कभी सुने होंगे. और उसके जो जितने भी ये सब सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज है पूरे देश को चलाने वाली. नीति आयोग है जो अभी रिसेंटली 2015 में बनी है. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये सब मतलब बहुत ही क्रूशियल ऑफिसर्स हैं, क्रूशियल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसका हेड कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं. नेक्स्ट इज चीफ एडवाइजर. ही ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के जो एडवाइस, जो चीफ एडवाइजर करेंगे वो प्रधानमंत्री करेंगे. तो प्रधानमंत्री, आप अंदाजा आप लोग जानते होंगे, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल ऑफिस है. पूरी देश उस पर डिपेंडेंट है, उनके ऊपर. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब क्या फंक्शन है प्रधानमंत्री के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया था एक बार, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे बता देती हूँ कि जैसे एक प्रधानमंत्री जो चुनकर के आए, फिर उन्होंने अपनी कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, रेलवे या तमाम तरह की चीजें, ये सारे सारे डिपार्टमेंट्स बांट दिए, उसमें मिनिस्टर्स चुने, तो उनको कहा गया कैबिनेट मिनिस्टर. अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कई और मिनिस्टर्स होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए. तो कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स, ऐसे करते करते ऐसे कई सारे मिनिस्टर्स हो जाते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है. इन्हीं लोग को पूरा मिला करके बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल मतलब पूरा एक समूह, मतलब मंत्रियों का समूह. ओके, द मेन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एज फॉलोज. First, the Prime Minister recommends the names of members of his team to appoint as a minister. ठीक है, वो देखिए यहाँ पर साफ लिखा है प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही नाम भेजते हैं उन मेंबर्स, अपने टीम के मेंबर्स के, जिनको मिनिस्टर अपॉइंट करना है. द प्रेसिडेंट कैन ओनली मेक दोज पीपल एज मिनिस्टर्स हुज नेम्स आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट का जैसे खुद का स्वतः अधिकार नहीं है कि वो अपने चुनिंदा लोगों को बैठाए, नहीं. प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर करते हैं, लेकिन अपॉइंट कैसे कर रहे हैं? ऑन द रिकमेंडेशंस बाय द प्राइम मिनिस्टर. जैसा प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है उसके बेसिस पे अपॉइंट कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइंस विच डिपार्टमेंट विल बी गिवन टू विच मिनिस्टर एंड ही कैन ऑल्सो चेंज द अलॉटेड डिपार्टमेंट ऑफ एनी मिनिस्टर. कौन सा विभाग किसको मिलेगा, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, ये प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं. और ये भी बदल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इनको ये मंत्रालय नहीं देना चाहिए तो उनको हटा करके किसी और को दिला सकता है. तो ये सारी चीजें होती हैं. नेक्स्ट, ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैन चेंज द डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस. सारी मीटिंग्स में वो बैठते हैं, हेड करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन अगर बदलना है तो वो बदल सकते हैं. नेक्स्ट, he can ask any minister to resign or advise the president to dismiss him in case of differences of opinion. मतलब किसी भी मंत्री को निकाल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि तुम अपना त्याग पत्र दे दो, या फिर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि इसको डिसमिस करो अगर कोई भी उनसे मतभेद हुआ विचारों का.
ही कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर, सभी मंत्रियों के जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ही कैन ब्रिंग अबाउट अ कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर हमारे प्रधानमंत्री ही रिजाइन कर दिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अपने आप रिजाइन हो जाती है, मतलब पूरी डिसॉल्व हो जाती है। जो कि ऐसा होता नहीं है कि प्रधानमंत्री को रिजाइन करेगा, बट ये प्रावधान है कि अगर आपका लीडर ही रिजाइन कर दे तो फिर उसके साथ जितने भी पूरी टीम है वो भी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो ये था प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के बारे में, उसकी उनकी ऑफिस और उनके पावर्स के बारे में। आप देख सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी चीजें उन्हीं के हाथ में है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी। अब स्टार्ट करते हैं जुडिशरी से। यस, फर्स्ट, judiciary is that branch of the government that interprets the law, settles dispute and administers justice to all citizens। वो गवर्नमेंट की वो शाखा जो कानून को समझती है, मतलब कानून को समझाती है, और जो वाद विवाद है उसको सेटल करती है और लोगों को न्याय देती है। आसान भाषा है, देखिए आसान चीजें हैं, इसको बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिससे आप लोग जब रिवाइज करें तो आप लोग बेटर समझ आए। बाकी ये सारी चीजें हम लोग डेली बेसिस पे देखते और सुनते हैं, तो ये थोड़ा इजी सेक्शन है। The Indian judiciary administers a common law system of legal jurisdiction in which customs, precedents, legislation all codify the law of land। एक लेवल ऑफ उसका लीगल jurisdiction है जिसमें सारे कस्टम्स और वो सारी चीजें अपनी मानते हैं। नेक्स्ट, the Indian judiciary is considered the watchdog of democracy and also the guardian of the constitution। वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का एक, अगर कहीं पर भी उसको लगता है कि लोकतंत्र यहाँ पर खतरे में है, तो वहां पर इंडियन जुडिशरी जो हमारी कोर्ट है, न्यायालय है, वो एक्टिव हो जाती है। ऑल्सो द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की रक्षक। अगर संविधान के मतलब वॉयलेट किया जा रहा है, कोई भी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी वो एक्शन लेगी। नेक्स्ट, Indian democracy to function effectively, it is imperative to have an impartial and independent judiciary। हम अगर चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र ढंग से काम करे तो हमको एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र और इम्पार्शियल, ऐसा जो निरपेक्ष, एक स्वतंत्र और निरपेक्ष जुडिशरी चाहिए। ऐसी जुडिशरी जो ऐसा नहीं कि किसी के पक्षपात करती हो, किसी के साथ किसी का फेवर, वो ना ही ऐसी जुडिशरी जो ना ही किसी के फेवर में हो ना ही किसी के अगेंस्ट में हो, मतलब न्यूट्रल हो। और दूसरी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई दबाव हो, तभी वो सही से काम कर पाएगी और तभी हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। अब फंक्शंस क्या है? तो प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, लोगों को न्याय देना। इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉज, मतलब जो हमारे कानून है उसको इंटरप्रेट करना कि उसका क्या मतलब है और उसकी एप्लीकेशन। प्लेज अ रोल इन लॉ मेकिंग लॉज, कानून बनाने में भी एक भागीदारी उसकी रहती है। प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना उसका काम है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करना। ऑल्सो प्लेज अ फेडरल रोल, फेडरल रोल इन द सेंस कि वहां पर सेंटर में भी मतलब असिस्ट करना, स्टेट में भी उसको एक पैरिटी बना करके रखना। द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा जुडिशरी मतलब न्यायालय से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब न्यायालय भी कोई छोटी चीज तो है नहीं, एक एक कोर्ट इतने बड़े होते हैं। एक आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, फिर हर स्टेट में लगभग एक हाई कोर्ट होते हैं, कुछ कुछ स्टेट में दो भी होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में आपके एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो इतने सारे, ये देखा जाए तो एक एक हाई कोर्ट ही इतने बड़े बड़े हैं, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सारे हैं, तो अपने कोर्ट्स की सबकी एक एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वहां पर लोग होंगे, वहां पर पूरी मैकेनिज्म होगी। तो कोर्ट्स की भी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना किसका काम है? हमारे जुडिशरी, ओवरऑल जुडिशरी का ही है। जुडिशरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही देखती है, ये चीज देखेगा, इसीलिए कहा जाता है कि वो जो कोर्ट के अंदर की चीजें हैं वो सिर्फ कोर्ट संभालती है, बाहरी नहीं देखता है।
जुडिशरी ऑफ इंडिया हैज एडवाइजरी फंक्शन, मतलब किसी को अगर एडवाइस करना हो तो वो भी करती है। एंड कंडक्ट्स जुडिशियल इंक्वायरीज, कानूनी जो कार्रवाई, मतलब कार्रवाई नहीं, इंक्वायरी करना हुआ वो भी करती है। ओके, यहाँ तक ये था कि क्या क्या उसके फंक्शन है। टोटल 9 फंक्शन है, इजी से है, सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हम जानते हैं कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि है दिल्ली में, राइट। सो उसमें क्या कह रहा है? पहला, द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चार बातें एक ही लाइन में लिखी गई हैं। पहला, एक फेडरल कोर्ट है, ठीक। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय। गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के वाले में बताया था कि अगर किसी, जैसे आर्टिकल 32 हमारा क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर किसी भी इंसान को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली। सिर्फ इसी केस में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो वो उसकी गारंटी देता है, एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, its independence becomes very essential for the effective discharge of the duties assigned to it. इसलिए उसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी हो जाती है। It should be free from the encroachments, pressures, and interferences of the executive, like the Council of Ministers and the Legislature Parliament. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है इसमें। ये क्या कहा है कि जो हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब जो हमारे एमपीज या एमएलएज या कुछ भी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, किसी भी तरह के मिनिस्टर्स, नेता मंत्री जो भी, उनसे ये फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब इसके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। पॉलिटिकल प्रेशर जब आता है तो आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। तो यही लिखा है, फ्री फ्रॉम द एनक्रोचमेंट, मतलब उनके हस्तक्षेप से, प्रेशर से या इंटरफेरेंस, कि मिनिस्टर्स आकर के इसकी कार्रवाई में या किसी की पैरवी या किसी को छुड़वाना हो, तो ये सारे जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में ना होने चाहिए। नेक्स्ट, या पूरे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जुडिशरी में, वो जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। नेक्स्ट, इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फेयर और फेवर, इंसाफ करना चाहिए बिना किसी डर के या फिर किसी फेवर के। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है। Constitution has made provisions. The Constitution has made provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court. मतलब कि अब ये हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और इम्पार्शियल रहे, ये कैसे निर्धारित हो सकता है? तो हमारे संविधान ने इसको निर्धारित किया है। अब हमारे संविधान में लिखी है तो ये चीज तो माननी होगी। पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब किस मोड से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे अपॉइंट हो रहे हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो भी उनका कार्यकाल होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी कार्यकाल होगा, तो अपने कार्यकाल में वो पूरी उनको सिक्योरिटी मिले। ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब यही होता है कार्यकाल। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा का कार्यकाल क्या है, 5 साल का, तो उसको कहेंगे 5 years ऑफ टेन्योर। वही है यहाँ पर, टेन्योर का मतलब यही, जजेस की जो टेन्योर है वो उसमें सिक्योरिटी मिले। नेक्स्ट इज फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, जो जब तक आप सर्विस में हैं तब तक आपकी सर्विस, मतलब उसको कम नहीं, घटाया नहीं जा सकता है। आपके जो भी मिलना चाहिए आपको, जो एमोल्यूमेंट्स और पर्क्स जो मिलना चाहिए वो आपको मिलते रहेगी। नेक्स्ट, एक्सपेंस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, जजेस का व्यवहार डिस्कस नहीं किया जा सकता।
बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया? क्योंकि भाई उनके ऊपर भी चेक करना है। इन द केस कि आपने कि जब आप ड्यूटी पर हैं, मतलब जब आप ऑफिस में हैं, तब आपने किसी के फेवर में कोई दोषी है तब भी उसके फेवर में आपने वो दिया, फैसला सुनाया, ये सोच के कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब वो मेरे लिए कुछ फेवर करेगा या फिर मेरी सहायता करेगा। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस ही बैन कर दी जाती है कि आप रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये भी होती है कि एक यहाँ पर आपके जजमेंट से किसी की लाइफ बदल सकती है। तो आप जैसे एज के साथ अगर आपने सही फैसला नहीं दिया तो फिर हो सकता है कि आप गलत फैसला दें और किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए। तो ये भी है कि आप रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरा, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर कोर्ट में आप किसी भी तरह की अभद्रता करते हैं या फिर उसका अपमान करते हैं, तो कोर्ट को पूरी पावर है कि आपको उसके लिए पनिश करे। उसी को कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट, फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ, अपने स्टाफ भी खुद ही अपॉइंट करता है वो। जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, उसका जुरिसडिक्शन है वो पूरी तरह से समाप्त, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। एंड सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यही चीज है कि एग्जीक्यूटिव से जो पॉलिटिक्स है या फिर जो हेड्स बैठे हैं काउंसिल में, वो सब सेपरेट है इससे। ये नहीं कि वो इसी में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। इसी से वो पॉलिटिकल प्रेशर से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, which is bit lengthy. So we'll do it in the next lecture. Till now, we have seen Prime Minister, the judiciary, and the powers and functions of the Supreme Court. Okay. Next, we'll start about the appointment of judges in Indian judiciary. Thank you.